हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट सीरीज #AskDoc। मैं हूं आपका होस्ट अमन एंड स्वागत है आपका हमारी सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आपने हमारे इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मेक श्योर यू चेक देम आउट। हमने काफ़ी सारे कॉमन हेल्थ इश्यूज को कवर करा है, जैसे कि जॉइंट पेन, किडनी स्टोन्स, वेट लॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो भी काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं, ज़रूर देखना आप जाके। उसी को फॉलो करते हुए हम आज आपके लिए लेकर आ गए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का वीडियो हमारी फीमेल ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी एंड पीसीओएस के बारे में। ये एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आज के स्ट्रेस भरे इन्वायरमेंट में। स्पेशली जो यंग लड़कियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। अगर यूनिसेफ की एक रिपोर्ट की माने तो अराउंड 1/3 वुमेन अक्रॉस द ग्लोब सफर फ्रॉम दिस डिजीज एंड मोस्ट ऑफ देम गो अनडायग्नोस्ड बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस। इसीलिए आज की वीडियो में हमने बुलाया है डॉक्टर आस्था को। शी इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। सो उनके साथ हम जानेंगे कि ये डिजीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, किस वजह से होती है, क्या क्या फैक्टर्स इसके पीछे होते हैं और ये कैसे कैसे ट्रीट हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेक श्योर आप एंड तक देखें। नाउ विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। सो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर आस्था। शी इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट करंटली प्रैक्टिसिंग विद CK Birla हॉस्पिटल। ऑल्सो शी हैज़ हर ओन क्लिनिक इन DLF Phase 1 गुड़गांव। यू कैन विजिट हर एनी टाइम यू वांट। हेलो डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इम्पोर्टेंट डिस्कशन। कैसे हो आप मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं बस मैं भी ठीक हूँ। सो हर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट लाइज इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड इनफर्टिलिटी। सो मुझे अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होंगी तो मैं तो डॉक्टर आस्था के पास से जाने वाला हूँ। देखती हूँ, आपको नहीं देखूंगी तो। मेरी एज अ कपल अगर मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम होगी, बाकी आई होप कि नहीं हो। तो आप लोग भी अगर जच्चा बच्चा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन विजिट डॉक्टर आस्था। हाँ जी। सो मैम, आज का डिस्कशन जैसा हमने आपको बताया था, हम पीसीओडी एंड पीसीओएस के अराउंड बात करने वाले हैं। कैसे होता है, क्यों होता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा स्पेशली जो यंग लड़कियां हैं, ड्यू टू लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, जंक फूड, इन सब की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन्हीं के बारे में विल टॉक कि कैसे क्या। तो यू कैन शेयर योर इनसाइट्स। ओके। इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, क्योंकि हम जैसे मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मेरे OPD में आई थिंक आधी लड़कियाँ जो आती हैं उनको PCOS PCOD होता है, या उनको ये डाउट होता है कि उनको है। एंड इसकी वजह से और भी साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं, लाइक वेट गेन वगैरह। आई डोंट नो मच बट मैंने सुना है। सो उसी वजह से फूल। सो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं मैम। पीसीओडी एंड पीसीओएस हैं क्या? दोनों अलग अलग आप अगर समझाएं, क्योंकि लोग दोनों टर्म्स एक जैसे हैं तो कंफ्यूज जाते हैं बहुत। हाँ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या फ़र्क है। अब एक्चुअली स्पीकिंग ये एक कंडीशन है जो एक स्पेक्ट्रम कह सकते हैं आप है, जिसमें अगर आपको अर्ली प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसको आप पीसीओडी कहते हैं। अगर आपको एडवांस प्रॉब्लम हो गई है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, तो उसको हम PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें एक्चुअली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। जो हमारी अंडेदानी होती है, यानी कि ओवरी होती है, उसको हर महीने एक एग रिलीज़ करना होता है और इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। सिर्फ एक एग रिलीज होता है? हाँ, रिलीज़ एक ही एग होता है, पर बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं, उसमें से एक डोमिनेंट होकर रिलीज़ होता है। इसीलिए हर महीने फिर ओव्यूलेशन होती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर प्रेग्नेंट हो जाते हैं, नहीं तो फिर पीरियड आ जाता है। तो पीसीओडी में ये जो ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और इसकी वजह से पीरियड प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो ओवरीज ठीक से एग्स बनाती नहीं है, एग फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते हैं, या वो ठीक से रिलीज़ नहीं होते हैं, या टाइम पे रिलीज़ नहीं होते हैं, तो इसीलिए पीरियड्स आगे पीछे आने लगते हैं, कम ज़्यादा होने लगते हैं, पेनफुल होने लगते हैं। सो पीरियड से रिलेटेड हर तरह की प्रॉब्लम इससे हो सकती है, तो इसको हम पीसीओडी कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद और भी चीज़ें हैं जो इस सिंड्रोम में होती हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपर एंड्रोजेनीमिया। सो ये दो और कंडीशंस हैं जो कि पीसीओएस में देखी गई हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपके एक बॉडी में हार्मोन होता है जिसको इंसुलिन कहते हैं, जो हमें शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इंसुलिन के असर करने का जो तरीका है वो भी ख़राब होने लगता है। तो उस जैसे इंसुलिन क्वालिटी अफेक्ट होने लगती है।
तो हमें ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करना पड़ता है सेम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, और इससे मोटापा होने लगता है। स्पेशली आपके पेट के अराउंड और आपकी थाइज़ में फैट डिपोजिशन हो जाता है, और इसकी वजह से PCOS में मोटापा होने के चांसेस होते हैं। और ये एक रेजिस्टेंट मोटापा है, एंड इसके साथ मतलब कि इसको लूज़ करना, इस वेट को लूज़ करना मुश्किल होता है। एंड हाइपर एंड्रोजेनीमिया मतलब कि हमारे ओवरीज थोड़े से मेल हार्मोन्स भी बनाती हैं, जिसको टेस्टोस्टेरोन। हाँ एग्जैक्टली, ओवरीज टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस, हाँ ओवरीज थोड़ा सा क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, तो वो क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो इसीलिए फीमेल्स में मेल हार्मोन के तरह के थोड़े सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर, एक्ने। सो ये सब चीजें भी PCOS का पार्ट होते हैं। So this is what PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। ओके, सो बेसिकली ये दोनों कोई अलग-अलग कंडीशन नहीं है, एक ही PCOD आगे जाके PCOS बन सकता है। अगर कम सिम्टम्स हैं तो PCOD है, ज़्यादा हो जाता है तो PCOS। कूल, आई बिलीव इससे हमारे व्यूअर्स की काफ़ी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। एंड मैम, अपार्ट फ्रॉम दीज टू पर्टिकुलर कंडीशंस PCOD एंड PCOS, इनके अलावा भी और कोई रीज़न होते हैं इरेगुलर पीरियड्स होने के? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आजकल PCOD के बारे में इतनी बातें होती हैं कि कोई भी लड़की को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो वो यही समझने लगती है उनको PCOS है। लेकिन जब आपके पीरियड्स शुरू होते हैं, जब यंग लड़कियों के पीरियड्स शुरू होते हैं, तो पहले 1-2 साल उनके प्रॉपर एग फॉर्मेशन का साइकिल नहीं बना होता, तो 2 साल तक पीरियड इरेगुलर वैसे ही हो सकते हैं। मतलब कि जो ब्रेन का एक साइकिल होता है हार्मोन्स बनाने का, जिससे एग रिलीज होगा टाइम से और टाइम पे पीरियड आएगा, तो इस साइकिल को सेट होने में 2 साल लग सकते हैं। After puberty. After puberty. So the first 2 years, if there is some irregular period, we don't consider it as PCOD. हम सोचते हैं कि अभी हम थोड़ा टाइम देंगे तो अपने आप वो साइकिल सेट हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा कई बार थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से पीरियड गड़बड़ हो सकते हैं। एक और हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, उसकी वजह से पीरियड्स गड़बड़। प्रोलैक्टिन क्या होता है? प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन होता है जो आपकी ब्रेन सिक्रीट करती है, जो ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है, जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन भी होता है ब्रेस्ट से, पर वो पीरियड को सप्रेस करता है। तो ये हार्मोन कुछ और कंडीशंस में भी हाई हो जाता है और उससे भी पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी प्रॉब्लम से हो सकता है। देन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इरेगुलर साइकिल्स का, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई बट वो प्रेगनेंसी चल नहीं पा रही है, या प्रेगनेंसी के दौरान भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो उनसे उसके पीरियड्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो हमें प्रेगनेंसी भी रूल आउट करना होता है। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम तो पीरियड्स नहीं आते, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्पॉटिंग हो सकती है, या आपका सपोज प्रेगनेंसी नहीं चली आगे और फिर आपको ब्लीडिंग हो गया, तो आपको लेट पीरियड आया बट उस समय आप प्रेग्नेंट थे, तो आपको लगा कि वो पीरियड ही डिले हुआ है बट वो प्रेगनेंसी होके फेल हुई, उस तरह से भी ऐसे हो सकता है। देन इसके अलावा कई बार और कोई सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है, ओवरी में कोई सिस्ट बन जाती है, वो भी आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमको रूल आउट करनी पड़ती हैं जब किसी लड़की को बार बार इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। एंड इसको डायग्नोस कैसे करते हैं हम? सो PCOS को डायग्नोस करने का एक क्राइटेरिया होता है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आई बिलीव हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी है। एक बार ना हम लोग फुल फॉर्म बता देते हैं PCOD PCOS का, ताकि बेसिक ऑडियंस को समझ आ जाए। सो PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एंड PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके, सो पॉलीसिस्टिक मतलब छोटे छोटे मल्टीपल सिस्ट्स। तो इसको डायग्नोस करने का एक जो क्राइटेरिया होता है, उसको मॉडिफाइड रॉटरडैम्स क्राइटेरिया बोलते हैं। और ज़्यादातर हम अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है या नहीं। तो जो नॉर्मल अंडेदानी होती है, जैसे मैंने बताया कि हर महीने एक एग बनता है, बट क्योंकि PCOS में एग फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो रहा, तो बहुत सारे छोटे छोटे एग्स, फॉलिकल मतलब एक गुब्बारा सा होता है जिसके अंदर एक सेल का एग होता है, तो बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स बनने लगते हैं, पर वो ठीक से मैच्योर नहीं हो पाते या वो एग रिलीज नहीं कर पाते, तो वो ओवरी के अंदर इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो ओवरी के पूरे सरफेस पे छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं। इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी कहते हैं। होता है? सिस्ट होता है एक छोटा सा बुलबुला कह लीजिए, जैसे दाना निकला है। हाँ, तो मतलब एक फ्लूइड फिल्ड एक बबल है, जैसे कभी जल जाते हैं तो वो नहीं, वो हो जाता है पानी पास से भरा हुआ। एग्जैक्टली। सो वैसा छोटे छोटे सिस्ट होते हैं जो उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसको जब हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं तो जो
नॉर्मल ओवरी का साइज़ हम बोलते हैं कि 6 cc होना चाहिए, वो क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 6 ml वॉल्यूम होनी चाहिए, तो वो डबल के करीब हो जाती है क्योंकि उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन के वहीं भर जाते हैं, तो बड़ी हो जाती है ओवरीज। फिर उसमें हम सिस्ट्स का भी क्राइटेरिया होता है कि अगर वो 12 से ज़्यादा सिस्ट हमको दिख रही हैं तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है। तो एक तो अल्ट्रासाउंड पे हमको पॉलीसिस्टिक ओवरी की लुक दिखती है, पर ये क्राइटेरिया इनफ नहीं है। इसके अलावा आपको सिम्टम भी होने चाहिए, तो या तो आपको पीरियड्स के सिम्टम्स होने चाहिए या आपको जो मेल हार्मोन एक्सेस के सिम्टम्स हैं यानी कि फेशियल हेयर या एक्ने की तरह के कुछ सिम्टम्स होने चाहिए, या ब्लड वर्क में आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई आने चाहिए। क्या ओवरऑल ऑल द सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज के, वो आप एक बार बता देंगे? हाँ, सो एक तो पीरियड का इम्बैलेंस होता है, तो ज़्यादातर लोगों में पीरियड्स लेट आते हैं या कम आते हैं, लेकिन कितना डिफ्लेक्शन होता है डेट से? लाइक मेरी सपोज 15 महीने की, ऑब्वियसली किसी और की एक एक्स नाम की लड़की है, उसकी 15 तारीख की डेट है, तो कितने दिन बाद ये बोला जा सकता है कि हाँ अब लेट है, या कितने दिन पहले बोला जा सकता है कि जल्दी आ गया? सो हम अगर नॉर्मल एवरेज साइकिल 28 डेज की होती है, तो हम बोलते हैं 21 डेज से पहले हो या 35 डेज के बाद हो तो वो इरेगुलर है। लेकिन पीसीओडी में कई बार 35 की जगह 45 डेज, 60 डेज, 2 महीने तक। हाँ, 2 महीने। कई बार मेरे कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको सिर्फ दवाई लेने से ही पीरियड आता है, वैसे पीरियड आता ही नहीं है। अच्छा। तो ऐसी भी कंडीशन होती है। और तो ज़्यादातर ऐसा होता है, और जब आता है तो कम आता है या सिर्फ स्पॉटिंग जितना आता है। लेकिन हर तरह की प्रॉब्लम हो सकती है पीरियड्स की, ज़रूरी नहीं है कि यही पैटर्न हो। कई बार जल्दी भी आते हैं, हैवी भी आ सकते हैं, पेनफुल भी आ सकते हैं, किसी भी तरह के पीरियड इश्यूज ज़्यादातर हो सकते हैं। देन आपका मेल हार्मोन प्रॉब्लम्स जो होते हैं, तो उसमें मेल पैटर्न में आपको एक्ने और हेयर लॉस होता है। तो जॉ लाइन में एक्ने जो होता है वो मेल पैटर्न एक्ने है, तो उस एरिया में एक्ने होने लगता है यहाँ पे भी। हाँ, मतलब इस एरिया में। और फेशियल हेयर भी मेल पैटर्न में, जैसे कि चिन पे हो रहा है या अपर चेस्ट में, अपर बैक में, बेली बटन के अराउंड, इनर थाइज में। सो ये मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ है, तो उस तरह से हेयर ग्रोथ। और हेयर लॉस, जैसे मेल्स को जो हेयर लॉस होता है वो साइड मतलब टेम्पल से होता है, हाँ, तो उस तरह का हेयर लॉस होने लगता है। सो वो मेल पैटर्न हेयर लॉस भी फीमेल्स में देखा जाता है, तो इसको हम मेल पैटर्न वाले सिम्टम्स बोलते हैं। देन वेट के सिम्टम्स, कि आपका वेट बहुत जल्दी गेन हो रहा है, वेट लॉस करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स हैं। तो ये 3-4 सिम्टम्स जो होते हैं कॉमनली देखे गए हैं। साथ में अल्ट्रासाउंड में भी अगर दिख रहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तो फिर हम डायग्नोसिस बनाते हैं। एंड डायग्नोसिस के टाइम एज अ पेशेंट आपको सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है या और भी कोई टेस्ट होते हैं जो कराने हैं? हाँ, कुछ हार्मोनल टेस्ट भी हम करते हैं, जैसे मैंने बताया था, थायराइड, प्रोलैक्टिन, शुगर, लिपिड प्रोफाइल। सो हम रूल आउट करना चाहते हैं कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है जो साथ में हो सकती है। प्लस अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ हार्मोन्स हैं, AMH है, FSH, LH, ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं जो हम चेक करते हैं कि इनकी गड़बड़ से प्रेग्नेंट होने में दिक्कत तो नहीं आ रही। और टेस्टोस्टेरोन के लिए हम फ्री एंड्रोजन इंडेक्स करते हैं, DHEA लेवल्स करते हैं, तो फीमेल ब्लड में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो भी चेक करते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हो गए, थोड़ा सा मेरे ऊपर से गया है, ठीक है। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो पार्ट आप डॉक्टर्स पे छोड़ दो। ओके, हाँ। एंड जैसा आपने कहा कि पेनफुल पीरियड से काफ़ी मेजर सिम्टम होता है इस कंडीशन का, राइट? बट जितना मैं जानता हूँ कि पीरियड्स ऑलरेडी पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि अभी मुझे नॉर्मल पीरियड पेन हो रहा है या अब मुझे एक्सेसिव पेन है किसी सीरियस कंडीशन की वजह से? जब किसी भी लड़की को पीरियड्स होने शुरू होते हैं, पहले 1-2 साल जब तक उनको रेगुलर ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती तो कई बार पेन नहीं होता। बट जब उनको पेन होना शुरू होता है, जब साइक्लिकल पीरियड्स आ रहे हैं और शुरू से ही सिमिलर पेन चल रहा है और वो पेन कभी बढ़ा नहीं, हमेशा एक ही पैटर्न है कि आदत हो जाती है बेसिकली। तो अगर वैसा ही चलता जा रहा है और हमने कभी अल्ट्रासाउंड कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट इज़ अ नॉर्मल पीरियड पेन। लेकिन अगर उसमें कोई चेंज दिख रहा है, जैसे पहले पेन नहीं होता था, अब पेन बढ़ गया है, या उसकी सिवियरिटी बढ़ गई है, पहले दवाई नहीं खानी पड़ती थी अब खानी पड़ती है, तो फिर देन इट नीड्स इन्वेस्टिगेशन। कौन सी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं पीरियड पेन के? सो पीरियड पेन को टैकल करने के बहुत सारे, एक तो घरेलू नुस्खे होते हैं कि आप हॉट वाटर बॉटल रख लीजिए, या आप अजवाइन पानी पी लीजिए, या आप थोड़ा सा कोई योगा पोजिशंस एंड ऑल, मतलब आप थोड़ा फीटल पोज में ले जाए तो मसाज कर लीजिए, तो ऑल दोज थिंग्स हेल्प। नहीं तो फिर हम पेन किलर्स देते हैं,
उससे हेल्प होता है। जिन लोगों को पेन किलर्स भी हेल्प नहीं करते, फिर हमको थोड़ा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब जो हार्मोनल पिल्स होती हैं वो देनी पड़ती हैं, या कुछ सो बेसिक अगर एक आध कोई पेन किलर आपको महीने में खानी पड़े और उससे आपका काम चल रहा है, सपोज आपके पीरियड्स में पेन इतना है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, आप छुट्टी ले रहे हैं अपने काम से, आप बेड में पड़े हुए हैं और हर महीने 2 दिन आप इसी हालत में हैं, तो देन यू शुड टेक अ पेन किलर। एंड व्हेन यू रूल्ड आउट कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ पीरियड पेन है, तो वो पेन किलर लेने से अगर आपका पेन चला जाता है तो आप ले सकते हो, महीने में 1-2 दिन आप ले सकते हो, अगर आपको कोई और हेल्थ कंडीशन नहीं है जिसमें पेन किलर नहीं दिया जा सकता है। एंड क्या ये जो कंडीशन है पीसीओडी या पीसीओएस, ये इसकी वजह से और कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, लाइक आपने सिम्टम्स बता दिए, वेट लॉस, वेट गेन वगैरह होता है, बट और कोई सीरियस कंडीशन इसकी वजह से आगे जाके बन सकती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज यही हमारी मेन प्रॉब्लम होती है कि पीरियड चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे आया, या हेयर और ये सब थोड़ा कॉस्मेटिक इश्यूज हैं, लेकिन रियल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आगे चल के आती हैं अगर हम इसको कंट्रोल में नहीं रखते हैं। तो क्योंकि मोटापे की वजह से जो भी बीमारियां आ सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, देन कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ये सब हार्ट इश्यूज, तो ये सब बिकॉज ऑफ पीसीओ आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हो इन सब चीज़ों के लिए। पर इसके अलावा एक और चीज़ होती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, मतलब आपको क्योंकि टाइम पे पीरियड नहीं आ रहा, बहुत दिनों बाद आ रहा है, तो आपकी लाइनिंग जो होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है, तो वो अगर बार बार वो लाइनिंग थिक होती रहती है तो फिर वो उस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, जो एक रिस्क फैक्टर होता है ऑफ यूट्राइन कैंसर लेटर ऑन। तो हमको यूट्रस का जो कैंसर होता है वो ज़्यादातर एंडोमेट्रियम से शुरू होता है, हाँ, वूम का कैंसर, हाँ। सो उसको हमको कंट्रोल करना और ट्रीट करना टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एक ये रिस्क फैक्टर होता है। देन एक चीज़ होती है स्लीप एपनिया, कि आपको नींद में आपकी टंग फॉल बैक करती है, आपका सांस रुक जाता है, तो ये भी मोटापे से। स्लीप एपनिया का मैंने बहुत नाम सुना है, अक्सर इसलिए हेल्थ केयर कंपनी में तो अक्सर सुनता रहता हूँ, बट एग्जैक्टली क्या होता है आप थोड़ा सा बता सकते हैं? स्लीप एपनिया, अब मैं भी स्लीप एपनिया एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई विल टेल यू व्हाट इट इज। सो बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, आपका व्हेन यू स्लीप एंड गहरी नींद में होते हो तो आपका टंग फॉल बैक करता है, और आपके एयरवे में भी टंग फॉल बैक, मतलब कि आपके बेसिक जीभ जो होती है, तो वो और आसपास जो नेक के टिश्यूज हैं उनमें थोड़ा स्वेलिंग है, एडीमा है, उसकी वजह से या बेसिकली ओबेसिटी में ये ज़्यादा होता है कि आपके जो ब्रीदिंग होती है वो मतलब जो नेजल पैसेज और ब्रीदिंग पैसेज है उसमें थोड़ा रुकावट आ जाता है, तो आप ठीक से ब्रीद नहीं कर पाते हो। खराटे लेते हो बेसिकली? खराटे उस रुकावट की वजह से आवाज़ होती है जिसकी वजह से खराटे होते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको रात भर ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता है क्योंकि आप अच्छे से ब्रीद नहीं कर पा रहे हो, पूरा एयर फ्लो नहीं जा रहा है अंदर, तो सुबह उठ के फिर आपकी नींद पूरी नहीं होती है और आप स्लीपी रहते हो, लेजी रहते हो, चिड़चिड़ापन, और हाँ, और क्योंकि रात भर आपको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिला, दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, सो इट लीड्स टू अदर प्रॉब्लम। सो दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो कॉमन इन पीसीओएस बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। और एक और चीज़ देखी गई है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब भी पीसीओएस में ज़्यादा कॉमन होती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, हाँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा देखे गए हैं क्योंकि एक तो बॉडी इमेज इश्यूज भी ऐड ऑन हो जाते हैं, प्लस ओवरऑल जो स्टडीज़ हुए हैं उनमें देखा गया है कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी इज मोर इन गर्ल्स हु हैव पीसीओएस। ओके, सो बेसिकली इट इज कोरिलेटेड टू दीज सिम्पटम्स। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वुड बी कि ये इन द वेरी फर्स्ट प्लेस होता ही क्यों है? क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं? सो हमारे पहले जनरेशन्स में तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना था हमने, ये पिछले 10-12 साल में ही ट्रेंड में आया है। एग्जैक्टली। सो पीसीओएस एग्जैक्टली क्यों होता है ये बहुत क्लियर स्टडीज़ नहीं है, बट बहुत सारे फैक्टर्स इसमें देखा गया कि क्यों होते हैं। उसमें बेसिक एक है जेनेटिक फैक्टर्स और एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो जेनेटिकली आप प्रोन हो जाते हो पीसीओएस को, एंड 20-30% केसेस में देखा गया है कि फैमिली मेम्बर्स को भी पीसीओ है तो आपको पीसीओ हो रहा है। बट पर्सनली मुझे लगता है कि इंडियंस में क्योंकि डायबिटीज़ का ज़्यादा टेंडेंसी है और ये वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, तो जो मैं देखती हूँ अपने प्रैक्टिस में कि जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है या थायराइड इशूज़ है वो ज़्यादा प्रोन लगते हैं मुझे, और एशियंस भी मुझे ज़्यादा प्रोन लगते हैं दैन द नॉन एशियन कम्युनिटी उधर, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो थोड़ा ऐसा है। सेकेंडली आई लाइफस्टाइल फैक्टर्स।
लाइफस्टाइल फैक्टर्स में कुछ तो और भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कि एनवायरनमेंट में क्या टॉक्सिन्स हैं, हम क्या खा रहे हैं, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है, जैसे हम बहुत सेडेंट्री हैं, हम उठ के कुछ भी काम नहीं करते हैं, एक्टिविटी लेवल्स कम हो गए हैं। जो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स खुद अपने घर के काम करते थे, अब सबके पास मेड्स होते हैं या कॉर्पोरेट जॉब्स में सब बैठे रहते हैं, सो एक्टिविटी कम है। देन गुड़गांव जैसी जगह में जंक फूड ऑप्शंस बहुत हैं, या लेट नाइट सब काम करते हैं, या तो नाइट शिफ्ट्स होती है या लेट नाइट पार्टी करते हैं, और अल्कोहल स्मोकिंग ज़्यादा है। सो डाइट एंड एक्सरसाइज में गड़बड़ है, प्लस ओबेसिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी ये लाइफस्टाइल में। देन स्लीप गड़बड़ है, उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग। बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल, अगर ना सोने का टाइम है फिक्स है, ना उठने का टाइम, ये पॉइंट ऑलमोस्ट हमारे हर वीडियो में निकल के आता है। सारी बीमारियों की जड़ एक एट द एंड लाइफस्टाइल आपकी है कि आप समय से उठ। अब मुझे लगता है कि हम पापा बचपन में सही कहते थे कि तुम समय से उठो तो सही, आधी चीजें ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। So my next question would be, who are at the risk of developing these conditions? ज़्यादा रिस्क पे कौन होता है? एज वाइज या जेंडर वाइज तो ऑब्वियसली मेरी लड़कियां ही होती हैं, बट एज वाइज कौन सा एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है? एक्चुअली PCOS मैंने हर एज ग्रुप में देखा है, और PCOS को हम एक बीमारी नहीं कह सकते, वो एक कंडीशन है जो कि कम ज़्यादा होती रहती है, तो आपको हर समय उसको ट्रीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो यंगर एज में जब आपको पीरियड्स शुरू होते हैं, उस समय हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं 1-2 साल तक, क्योंकि वैसे ही पीरियड्स गड़बड़ हो रहे होते हैं। तो बट 14-16 साल की उम्र की लड़कियों को भी हो सकता है, और कुछ लोगों को लेट पता चलता है, जब उनको पहले वो ठीक थे, लाइफस्टाइल अच्छा था, जब मोटे हो गए तो पता चल गया, या उम्र के साथ जो हार्मोनल चेंजेस आए तो पता चला। तो 40s में भी देखा गया है। तो मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन हाँ, जो लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा गड़बड़ है, दे बिकम मोर प्रोन टू हैविंग PCO। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, ओबेसिटी है, स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, बेसिकली एज पे डिपेंडेंट नहीं होता, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट होता है, कोई भी रिस्क पे हो सकता है। राइट। लेकिन कुछ फेजेस आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जहाँ पे वो आपको ज़्यादा तंग कर सकता है, जैसे कि अगर इवन इफ यू कंट्रोलिंग इट वेल, लेकिन जैसे आप 40s में आते हो तो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में आपको तंग कर सकता है, या डिलीवरी के बाद जब आपके पीरियड्स वापस शुरू होते हैं तो भी कई बार वो, क्योंकि साइकिल सेट नहीं हुआ है तो फिर गड़बड़ करता है, या अर्ली एजेस में यंग गर्ल्स को कई बार तंग करता है। फिर वो अपना लाइफस्टाइल ठीक करती हैं तो रेगुलराइज हो जाता है, फिर बीच में कभी कभी कोई फिजिकल मेंटल स्ट्रेस आया, लाइफस्टाइल गड़बड़ हुआ, फिर आ जाता है। तो ऐसे कम ज़्यादा होता रहता है। And what if PCOD is left untreated for a very long time? Like कभी भी डॉक्टर को दिखाया नहीं, पेन हुआ, हर बार एक्सेसिव भी हुआ, तब भी पेन किलर खा के काम चला लिया, तो आगे जाके कुछ दिक्कत आ सकती है या नॉर्मल रहता है? सो PCOS एक कंडीशन है जिसको हमेशा ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। तो एक्चुअली इसमें मेरा काम बहुत कम है, मतलब डॉक्टर का काम कम होता है और पेशेंट का अपना काम ज़्यादा होता है। मतलब मेरे को बोलना बहुत आसान है कि आप वज़न कम करिए, बट मेहनत तो सारी पेशेंट ने ही करनी है। तो अगर आपको सपोज अल्ट्रासाउंड में आ गया कि आपको PCO है, बट आपको उसके कोई सिम्टम नहीं है, आपका वज़न ठीक है, आपको हेयर और एक्ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी भर भी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ये गड़बड़ें हो रही हैं, अगर आपको वज़न कम नहीं हो पा रहा है और आप लेके बैठे हो, आप 100 किलो के हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उससे कॉम्प्लिकेशन होगी। तो अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको उसको ट्रीट करना है, या तो खुद अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए और उसको ठीक कीजिए, नहीं तो आप डॉक्टर से इलाज लीजिए। तो अगर आप कंट्रोल में रख पा रहे हैं तो आप ठीक रहेंगे, अगर आप कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने बात की थी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया, शुगर, ये सब प्रॉब्लम्स वो सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और फर्टिलिटी इश्यूज भी आ सकते हैं, प्रेगनेंसी इश्यूज। हाँ, And according to you, what lifestyle habits a person should adopt to avoid PCOD? So first important thing is weight. ठीक है, आपको वेट कंट्रोल में रखना है, आपका BMI जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो ठीक होना चाहिए। 80% लड़कियां जिनको PCO है वो ओबीज होती हैं, 20% आई वुड से कि पतली हैं, मतलब वो थिन PCO है, बट ज़्यादातर जो लड़कियां जो हैं वो ओबीज PCOs होती हैं, तो उनका वजन ऑन द हायर साइड है। तो ये पूरा विशियस साइकिल होता है, वजन कम नहीं हो रहा, वजन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ रहा है, फिर वजन और बढ़ रहा है, तो इसको ब्रेक करना होता है।
तो अगर आप अपने वेट को लूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको ऐसी चीज़ें करनी है जो क्रैश डाइटिंग करके आप थोड़े दिन ठीक रहोगे फिर वापस वैसे ही हो जाएगा। मतलब एकदम से आपने वेट लॉस किया, बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, एकदम मोटिवेशन आई, फिर आपने एक दिन मोमोज देखे तो आप बह गए। तो आप जो भी करते हो वो लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए आपका कि जो आप फॉलो कर सको। सो जैसे डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो रिफाइंड कार्ब्स हैं उनको कम करना है। तो मीठी चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें, पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मोमोज, नान, डिज़र्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, हाँ मतलब जो भी सब टेस्टी चीज़ें मतलब एक तरह से एवरीथिंग। लौकी खाओ स्वस्थ रहो। सो वो कम करनी है। आजकल वैसे भी एक ट्रेंड सा आया हुआ है बॉडी पॉजिटिविटी का, जिसमें वेट को एम्ब्रेस करते हैं एंड वेट लॉस की तरफ उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता है। विच आई से देखो सबका एक कंफर्टेबल वेट होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबको बिल्कुल 50 किलो का होना है, आप 60 kg के भी हो बट आप ठीक हो, आपका BMI ठीक होना चाहिए बेसिकली। एंड अगर आपको PCO के सिम्टम्स तंग कर रहे हैं तो अगर आप 5 to 10% वेट लॉस करते हो, जितना भी आपका वजन है, अगर आप 70 किलो के हैं और अगर आप 5-10 किलो भी कम कर लेंगे तो आप ठीक हो जाओगे, आपके सारे सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। सो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके लिए आपको डाइट भी ठीक करनी है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि आप टहल के आ गए, आपको इतना लेवल ऑफ एक्सरसाइज करना है जिसमें आपका सांस फूले, आपका हार्ट रेट तेज हो, तो आपका उसमें कुछ कैलोरीज बर्न होनी चाहिए। तो उस लेवल ऑफ वॉकिंग में भी लाइक जो मैंने एक कॉन्सेप्ट है 10,000 स्टेप्स पर डे वाला, उसमें भी कैलोरीज तो बर्न होती हैं बट वो ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। आप ऐसे अपने फोन पे गप्पे मारते मारते थोड़ा टहल वहल के आगे, दैट इज एंड देन यू से हैव एक्सरसाइज, दैट्स नॉट रियल एक्सरसाइज। यू हैव टू लाइक बर्न कैलोरीज, यू हैव टू योर हार्ट रेट शुड इंक्रीज, यू शुड गेट टायर्ड इन दैट एक्सरसाइज। हाँ, सांस फूलनी चाहिए। तो हाँ, उतना लेवल ऑफ एक्सरसाइज आप जो भी एक्सरसाइज करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको स्विमिंग पसंद है, आपको वॉकिंग पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, कुछ भी करिए जो आप रोज कर सकें, मतलब जो आप रेगुलर बेसिस पे करें। तो आप योगा कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा। सो एनीथिंग। देन योर स्लीप 6 से 8 घंटे सोना ही है और टाइम पे सोना है। तो रात के 12 बजे से 6 बजे तक तो सोना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको नाइट शिफ्ट हुई और उनको PCO के सिम्टम्स आ गए। तो इसलिए एंड स्ट्रेस लेवल्स, क्योंकि अब बहुत जैसे गुड़गांव में बहुत सारे लोग अपने होम टाउन से यहाँ शिफ्ट होते हैं, फिर जब वो वहाँ जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर उनको PCOD हो जाता है। तो ये तो यहाँ पे रहना इज अ रिस्क फैक्टर फॉर PCOD। Okay. So these are the lifestyle changes. Okay, so my next question for you would be कि खाने में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको ये कंडीशन हो गई है। सो आपको रिफाइंड कार्ब्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स जो आपकी बॉडी में एकदम से शुगर रिलीज करते हैं, उनको हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट। कुछ फूड आइटम्स के एग्जांपल जो जो कि एकदम ही मीठी चीज़ें हैं ना, जैसे कि चॉकलेट, शुगर किसी भी चीज़ में डली है, मिठाइयाँ, चाय में डली है 1 चम्मच शुगर, वो भी हाँ, तो मतलब लिमिट में खाइए। तो एक्सेसिव शुगर इज़ नॉट, एंड वाइट शुगर की जगह इवन इफ यूर, अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, चाहे आप गुड़ खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो हर चीज़ जो बहुत मीठी है आपको लिमिट में खानी है। इवन नेचुरल, लाइक अगर मैं सिर्फ फल फूल खा रहा हूँ, केला से, विच इज ओके, लेकिन आपकी बॉडी उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करी। अगर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर में आम खा रहे हो तो फिर ऑब्वियसली दैट इज नॉट ओके ना। इतना लिमिट में आपको खाना है कि आपकी एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए। देन मैदा इज द रिफाइंड फॉर्म ऑफ अनाज, तो वो आपको एकदम से आपकी बॉडी में शुगर रिलीज करेगा। तो उसकी सारी चीज़ें, अब मैदा इज ऑल जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, वो सब आपको बंद करना चाहिए। बेसिकली मैदे से मोमोज बनते हैं, भटूरा बनता है, पिज़्ज़ा का बेस बनता है, ब्रेड बनती है, सारी अच्छी चीज़ें तो मैदा से बनती हैं। तो वो आपको कम करना है। फिर राइस और पोटैटो, जो हमारे, क्योंकि हम ज़्यादातर वेजिटेरियन हैं तो सब लोग राइस पोटैटो ज़्यादा खाते हैं, तो इससे भी एकदम से शुगर रिलीज होता है, तो इसको भी आपको लिमिट में खाना है। अच्छा, दाल चावल अगर खा रहे हैं तो मतलब जैसे चावल थोड़े कम क्वांटिटी में खाने हैं, और या ब्राउन राइस प्रेफरेबल है वो खाना है। तो जो भी सी डिपेंड्स ऑन योर वेट, अगर आपको वेट एक्चुअली में लूज करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कट करने पड़ेंगे। पर उसकी जगह आप क्या खा सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, जैसे मिलेट्स हैं, ओट्स हैं, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में शुगर रिलीज करेंगे, एकदम से नहीं रिलीज करेंगे, तो वो बेटर होंगे आपके लिए। प्रोटीन खाइए,
दालें खाइए, पनीर खाइए, आप वो खा सकते हैं, मतलब नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ओके टू हैव। देन आपको सो डाइट में बेसिकली कार्ब्स कम करने हैं और प्रोटीन या नट्स खा सकते हैं। बेसिकली जो वेट लॉस के लिए डाइट के एडवाइसेस होती हैं वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। दूसरा, जिनको एक्ने है उनको कैफीन और डेयरी भी थोड़ा सा लिमिट में खाना चाहिए। ओके। So these are the 2-3 things in diet. Then exercise I told you. एक्सरसाइज तो आपने बताई थी। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे लिए भी, क्योंकि मैं यहाँ से टिप्स लूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड पे अप्लाई करूंगा। सो टेल मी अबाउट सम होम रेमेडीज टू ट्रीट दिस, नॉट ट्रीट बट या मतलब सिम्टम्स से आराम मिल जाए, वो सब चीज़ें। सो PCOS में हम बोलते हैं कि अगर आपको एक साल में 8 बारी पीरियड्स आ रहे हैं, अगर आपका वज़न ठीक है, अगर आपको स्किन हेयर इश्यूज़ नहीं है, तो आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करिए। अगर आपको इनमें से कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे अगर आपके पीरियड्स बहुत आगे पीछे हो रहे हैं, तो या आपके वज़न ज़्यादा है या आपका एक्ने और फेशियल हेयर आपको तंग करे, तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नहीं तो आप लाइफस्टाइल ही ठीक करिए। तो लाइफस्टाइल में जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई, डाइट, एक्सरसाइज, वेट, स्ट्रेस एंड स्लीप, हाँ, ये चीज़ों का आपको होलसम ध्यान रखना है। एंड उसके अलावा अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब जैसे हमने बात की थी थिन PCOS की, जो पतली हैं उनको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी पतले हैं, उनको मैं क्या बोलूँ कि वज़न कम करो, तो उनको फिर थोड़ा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, मेडिकल इंटरवेंशन। हाँ, तो जो हम कुछ तरह की दवाइयाँ देते हैं पीरियड्स को रेगुलराइज करने की, या इंसुलिन सेंसिटाइजर्स देते हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जिनको PCO है वो डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वज़न हिलता नहीं है, फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको अगर हम इंसुलिन सेंसिटाइजर्स देते हैं तो उनका ये साइकिल ब्रेक होने में आसानी होती है। ये क्या करते हैं? ये आपकी इंसुलिन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अच्छा। जो कि PCO में उतनी अच्छी नहीं होती है। अब जैसे एक्सरसाइज भी एक इंसुलिन सेंसिटाइजर है, आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे भी आपकी इंसुलिन क्वालिटी इम्प्रूव होती है। ओके। तो वो दवाइयाँ भी आपको उसी तरह से हेल्प करती हैं। आपने एक दवा बताई थी, लाइक कुछ लोग होते हैं जो जब दवा खाते हैं तभी पीरियड्स आते हैं, तो वो दवा ऐसा क्योंकि जादुई दवा, वो कर क्या रही है अंदर जाके? वो एक हार्मोन है, तो हमारे पीरियड साइकिल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन्स होते हैं। तो पीरियड्स आने से पहले प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है, फिर वो फॉल होता है, तो पीरियड्स आते हैं। तो जिनको PCOD होता है उनका वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बन नहीं रहा होता, तो हम दवाई देके वो हाई लेवल करके फिर जब छोड़ते हैं तो पीरियड आ जाता है। ओके। सो हमने बात कर ली होम रेमेडीज़ की एंड मेडिकल इंटरवेंशन। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही हो रहा है तो कोई मतलब लाइक सर्जिकल ट्रीटमेंट या कुछ होता है? सो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। PCOD ज़्यादातर मेडिसिन, लाइफस्टाइल से ही ठीक होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सिस्ट्स हैं, आप सर्जरी भी क्या करोगे। लेकिन एक ही कंडीशन है जो है फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और काफ़ी इलाज के बाद भी नहीं हो रही है, तो हम लैप्रोस्कोपी से ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं। ओवेरियन ड्रिलिंग मतलब कि जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो हम ओवरीज में जो फॉलिकल्स हैं उनको पंक्चर कर देते हैं, तो उससे आपके हार्मोनल रिस्पॉन्स थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। जो हम दवाइयाँ देते हैं वो फर्टिलिटी की वो बेटर असर करती हैं, लेकिन आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ हो गई हैं कि इस सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है। पुराने दिनों की बात होगी। हाँ, लेकिन अगर हम जैसे लैप्रोस्कोपी कर ही रहे हैं किसी और कारण से फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के लिए, तो फिर हम साथ में अगर PCO दिख रहा है तो ये साथ में कर सकते हैं, तो इससे और बेटर रिस्पॉन्स मिलता है हमको। ओके। बट अलग से PCO को सर्जरी से नहीं ठीक किया जाता। एक और चीज़ होती है ओवेरियन सिस्ट, उसमें हमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है, विच मीन्स एक सिंगल सिस्ट है जो ओवरी के अंदर है। ये तो मल्टीपल छोटे छोटे सिस्ट हैं, उसमें अगर एक बड़ी सिस्ट हो जाती है और ओवरी का साइज बड़ा हो जाता है तो वो सिस्ट ट्विस्ट हो सकती है या टॉर्जन हो सकती है, तो उस सिस्ट को सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो जब वो होता है कोई एक बड़ा सिस्ट है तो उसकी वजह से भी ये PCOD PCOS वाले सिम्टम्स देखने को मिलता है? नहीं, उसमें फिर पीरियड्स इरेगुलर ज़रूर हो सकते हैं, बट वो एक सिचुएशनल चीज़ है। मतलब वो सिस्ट बनी और वो बहुत बड़ी हो गई तो वो पेन कर सकती है या पीरियड्स इरेगुलर कर सकती है, पर जब हम उस सिस्ट को ट्रीट कर देंगे या उसको निकाल देंगे तो वो ठीक भी हो जाएगा। PCO कभी 100% ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आप पूरे भी कंट्रोल कर लो, पर जेनेटिक्स आप हाँ, तो आप कभी भी आपका लाइफस्टाइल बिगड़ेगा तो वो वापस आ सकता है। जैसे बाल झड़ना अगर आपकी जीन्स में है तो होगा ही होगा। Yeah, so I believe that ends the questions for today.
आई होप हमारी ऑडियंस को काफ़ी इंसाइट्स मिली होंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर यहाँ आने के लिए एंड ये नॉलेज शेयर करने के लिए। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत मज़ेदार डिस्कशन किया। थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।